नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण पाल, एसपीसी इंजीनियर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के बारे में मैं आपको थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आप इलेक्ट्रिकली सिस्टम्स को देखते हैं तो आपको ये तो पता है कि वो ईएलसीबी क्या काम कर रही है, ईएलसीबीओ क्या काम कर रहा है, एमसीबी क्या काम करती है, एमसीसीबी और एमसीबी में क्या अंतर होता है। तो थोड़े का मैं आपको ये कवर करना चाहता हूँ और उसके साथ ही हम कैसे सब स्टेशन डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा इस वीडियो में जानकारी देना चाहता हूँ। अब जैसे होता है कि एमसीबी होती है, आप घरों में एमसीबी लगाते हैं। पहले तो मैं आपको स्विच लेके चलूँगा। उस स्विच से जो तार का सर्किट आता है डीबी में, उसको हम एमसीबी बोलते हैं। वो एमसीबी जो होती है हर फेस में लगी होती है। किसी के घरों में सिंगल फेस होती है, किसी के घरों में 3 फेस होती है। एमसीबी जो होती है, जैसे ही कहीं शॉर्ट होगा, आपका ओवरलोड होगा, वो ट्रिप कर जाएगी। फिर हम आरसीबीओ होती है, एक आरसीबी होती है। आरसीबीओ में क्या होता है कि आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन भी उसमें चल रहा होता है और बिल्टन होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूशल करंट ब्रेकर ओवरलोड। इसके अलावा मैं आपको जब बताना चाहूँगा कि एमसीसीबी क्या होती है। एमसीबी जो होती है, हम नॉर्मली 63 एम्पियर तक लेके चलते हैं। उसके अलावा जो हमारी बिगर इंस्टॉलेशन उसमें है, उसमें बोल्डेड सर्किट ब्रेकर्स लगाते हैं, एमसीसीबी बोलते हैं उसे हम। वो बड़ी इंस्टॉलेशन में आता है। 63 एम्पियर से लेके हम कोशिश करते हैं कि 630 एम्पियर तक उसको हम लेके चल सकते हैं। कुछ लोग ब्रेकर एमसीसीबी 800 एम्पियर तक भी बनाते हैं, पर 800 एम्पियर के लिए हमारी रिकमेंडेशन होती है एसीबी लगाई जाए। वो कहाँ लगती है, जैसे डीजी की सप्लाई आ रही है, ट्रांसफार्मर की सप्लाई आ रही है, तो उसमें एसीबी लगी नहीं होती, तो वो एयर सर्किट ब्रेकर है। तो एयर सर्किट ब्रेकर रिफाइंड फॉर्म है एमसीसीबी की। ये बात क्लियर हो गई आपको। इसके आगे मैं यह बताना चाहूँगा कि ईएलसीबी जो होती है अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन होती है। जैसे आपको शॉर्ट सर्किट हुआ घर में, तो आपकी बॉडी में से जो करंट है अर्थ में थ्रू, वो आपको बचाने के लिए ईएलसीबी लगा देते हैं। और ईएलसीबी मैंने पहले भी बताया था कि 30 मिली एम्पियर की ही लगानी चाहिए घरों में, ताकि हल्का सा भी आपको शॉर्ट हो, आप खुद प्रोटेक्ट रहे और आपकी ईएलसीबी घर में ट्रिप हो जाए। और हम उसको हर फेस में लगा रहे हैं आजकल। तो ये आपको ईएलसीबी के बारे में बताना चाहता हूँ। उसके अलावा अब हम कहते हैं कि सब स्टेशन जो बनते हैं, आपकी जो बिल्डिंग का घर से सप्लाई जा रही है, या आपका बड़ा कमर्शियल में रह रहे हैं, या हमारा आपका बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें हम सब स्टेशन डिज़ाइन करते हैं। तो जो सब स्टेशन हम डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, डीजी सेट्स हैं और एलटी पैनल है, वो जितना नज़दीक होगा, आपका केबलिंग भी कम लगेगी और मॉनिटरिंग भी बढ़िया होगी। तो जैसे हम कंट्रोल सेंटर बनाते हैं, जिसमें हम सीसीटीवी, आपका फायर अलार्म सिस्टम और जो भी हमारा इमरजेंसी सिस्टम होता है, उसके लिए एक आदमी बिठा लेते हैं। ऐसे ही पैनल सबस्टेशन के लिए हम एक आदमी रखते हैं जो मॉनिटर करे। ट्रांसफार्मर भी पास होने चाहिए, जनरेटर भी पास होने चाहिए, और एयर कंडीशनिंग के अगर हमारा होटल्स हैं या कमर्शियल सेंटर हैं, वो भी पास होंगे, तो उससे बेटर रहता है कि आपकी केबलिंग भी कम लग रही है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटर भी प्रॉपर हो रहा है। कई जगह हमने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर तो बाहर लगे हुए हैं, फिर जनरेटर दूसरे एरिया में लगे हुए हैं, एयर कंडीशनिंग दूसरे हाइट पर लगा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि प्लानिंग प्रॉपर ना होने की वजह से हमारी केबलिंग भी ज़्यादा वेस्ट होती है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब ट्रांसफार्मर जो हैं, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स नॉर्मली बैन है, अदर देन आप उसको ग्राउंड लेवल पे कहीं लगा लो जिसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर आजकल ग्राउंड में ही लगते हैं। अदरवाइज किसी ने उसको अपनी बिल्डिंग के अंदर लगाना है, तो आप वो ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप लगाते हैं। ड्राई टाइप की कई कैटेगरी है, पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि वो ट्रांसफार्मर जिसमें ऑयल नहीं होता, उसको हम ड्राई टाइप बोलते हैं, वो कॉइल से ऑपरेट होते हैं। फिर जो कैपेसिटर्स बैंक होते हैं, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी ट्रांसफार्मर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है या हमारे जो रिएक्टिव लोड है, उसके लिए हम कैपेसिटर्स लगाते हैं। वो एलटी पैनल का पार्ट बनाते हैं, पर एलटी पैनल से अलग रखते हैं। उसके साथ रखा जा सकता है, पर उसके अंदर नहीं रखा जा सकता। तो हम कैपेसिटर बैंक को हमेशा अलग करते हैं।
दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर की अगर आप बिल्डिंग के अंदर रख रहे हैं तो आपको 4.5 मीटर आपने रखना ही रखना है, दैट इज एज पर नॉर्म। और ऐसे ही एलटी पैनल 4.5 मीटर से नीचे नहीं रखते हैं। प्रेफरेबली हम डिज़ाइन करते हैं कि 6 मीटर हो, क्योंकि उसके ऊपर केबल ट्रे चलती है, केबलें नीचे आती है, ट्रे लगती है, और एलटी पैनल्स के जो हाइट होती है वो आजकल 2.7 तक हम डिज़ाइन कर देते हैं आइडियली। तो उसका जो नीचे है वो सारा सिस्टम डिज़ाइन करके केबलें आउट हो रही होती हैं, क्योंकि ब्रेकर्स होते हैं, जगह भी हमें कम लगनी है। तो हाइट अगर हमें अच्छी मिल जाती है तो बढ़िया है। डीजी सेट जो होते हैं वो कई बार लोग उसको 4.5 मीटर में लगा देते हैं, पर 4.5 मीटर के जो डीजी हैं वो 200 kVA से अगर डीजी सेट ऊपर है तो हम रिकमेंड करते हैं कि हाइट वहाँ पे 6 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए, आपकी हीट जनरेट हो जाएगी। तो आपको ऐसे लगेगा कि डीजी सेट में जैसे ही आप घुसे हो तो आपको गर्मी लग रही है, तो वो ना लगे। प्रॉपर केबलिंग हो, एग्जॉस्ट प्रॉपर हो, फ्रेश एयर हो, और उसमें कंपनसेशन भी आजकल हम लेते हैं। अगर डीजी सेट एकॉस्टिक के साथ आ रहा है तो उसकी हीट निकलेगी, तो उसके लिए हम फ्रेश एयर कंपनसेशन भी डाल रहे हैं और एग्जॉस्ट भी डाल रहे हैं, तो एयर उसमें आ भी रही है, ताकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है डीजी रूम का वो बढ़िया रहे। उसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा, जो भी एयर कंडीशनिंग के इक्विपमेंट लगाते हैं उसको भी हम 4.5 मीटर से कम नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो एयर कंडीशनिंग की हाइट होती है वो वेरी करती है 2.4 से लेके 3.2 तक, तो उसकी पाइपिंग भी रन करनी है, तो उसकी हाइट हमारी 4.5 होना जरूरी है। उसके अलावा हम जो है कि यूपीएस की सप्लाई देते हैं, उसमें इमरजेंसी सप्लाई देते हैं, ताकि हमारी सर्विसेज में कोई भी रुकावट ना आए और इमरजेंसी सिस्टम चलता रहना चाहिए। आजकल के जो भी प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें आपकी इमरजेंसी सप्लाई, हमारे जो भी प्रेशराइजेशन फैन है रिलेटेड विद फायर, जो हमारी फ्रेश एयर कंपनसेशन विद फैन है, हमारी लिफ्ट है, हमारी वाटर सप्लाई है, हमारी फायर है, हमारी फायर अलार्म सिस्टम है, हमारे एग्जिट साइनेजेस हैं, और जो हमारे डेडिकेटेड फायर पंप्स हैं, इसमें इमरजेंसी सप्लाई देना ज़रूरी है। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि इसमें फायर सर्वाइवल केबल होनी चाहिए, ताकि 2 घंटे तक अगर हमारी लाइट चले जाती है, आग लग जाती है, तो वो केबल्स विथस्टैंड करनी चाहिए, हमारे एग्जिट साइनेज में भी, फायर अलार्म सिस्टम में भी, और इमरजेंसी लाइटिंग में। आज की वीडियो में इतना, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम अरुण पाल, 9811123450।